नमस्कार, मैं स्मिता आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल एडू क्लासेस में। फ्रेंड, आज मैं आप लोगों के लिए यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी साहित्य में नवी यूनिट जो है जो हिंदी निबंध हैं उनमें से पहला निबंध उठा रही हूँ आज की इस वीडियो में। पहला निबंध जो लिखा गया है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा लिखा गया है, तो उसी को हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। ओके मित्रों, लेकिन उस निबंध को पढ़ें उससे पहले हम ये जान लें कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं, इनके बारे में पूरा हम डिटेल से जानते हैं। उसके बाद में इनका जो निबंध हमारे सिलेबस में लगा हुआ है दिल्ली दरबार दर्पण, उसको हम पढ़ेंगे। फ्रेंड, यदि आपको ये क्लास पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और साथ ही साथ अपना लाइक और अपना स्नेह बनाए रखिएगा। चलिए फ्रेंड, सबसे पहले हम देखते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बारे में। फ्रेंड, जैसा आपको पता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी जो है इन्हीं के जन्म से आधुनिक काल का प्रवेश, इन्हें जो है इनके युग को या इन्हें जो है आधुनिक काल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। राइट, अगर प्रश्न पूछा जाए आपका कि आधुनिक काल का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है तो वो भारतेंदु युग है। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है आधुनिक हिंदी अर्थात खड़ी बोली में लिखे साहित्य के उन नायक माने जाते हैं, मतलब इन्हीं से विकास माना जाता है। उन्होंने मात्र 28 वर्ष, कितनी उम्र, 28 वर्ष की छोटे से जीवन अवधि में ही समाज, भाषा, साहित्य और संस्कृत के लिए क्रांतिकारी योगदान दिया। उनका जन्म 9 सितंबर 1850 में बनारस के अग्रवाल परिवार में हुआ था। वे औपचारिक रूप से शिक्षा पूरी नहीं कर पाए थे, लेकिन स्वाध्याय से उच्चतम ज्ञान प्राप्त किया। और आपको पता होगा जिसके पास ज्ञान होगा वही साहित्य लिख सकता है। उन्होंने अपने प्रयास से बंगला, मराठी, गुजराती, पंजाबी आदि लगभग 20 से 25 भाषाएं सीखी थी। उन्हें राग रागनियों का अच्छा ज्ञान था। वे एक अच्छे नर्तक भी थे। आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारतेंदु युग में एक अच्छा नर्तक कौन सा रचनाकार था, तो स्वयं भारतेंदु जी थे। भारतेंदु हिंदी नाटकों के जन्मदाता कहे जाते हैं। प्रश्न बन सकता है कि हिंदी नाटक का जन्मदाता तो भारतेंदु जी हैं। उन्होंने 17 वर्ष की आयु में अपना पहला नाटक विद्या सुंदर लिखा था। विद्या सुंदर 1868 में प्रकाशित हुआ था। आप समझ सकते हो कि 1850 में जन्म हुआ और 1868 में इन्होंने पहला नाटक अनुदित किया। ये इनका मौलिक नाटक नहीं है, ये अनुदित नाटक है। ठीक है, नवीन नाट्य प्रयोग की दृष्टि से उनके लिखे गए 2 नाटक और हैं, भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी। अंधेर नगरी इनका मौलिक नाटक है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। और भारत दुर्दशा ये 1880 में प्रकाशित हुआ था और ये भी अनुदित नाटक है। उल्लेखनीय है भारतेंदु केवल हिंदी नाटकों के ही जन्मदाता नहीं थे, उन्होंने हिंदी पत्रकारिता के इतिहास में भी सिद्धांतनिष्ठ पत्रकारिता के युग का प्रवर्तन किया था। भारतेंदु की सबसे बड़ी देन हिंदी गद्य निर्माता के रूप में थी। उन्होंने हिंदी गद्य को हिंदी साहित्य का रूप बनाया। वे मूलतः कवि थे, लेकिन उन्होंने दिखा दिया कि वह जितनी सशक्त ब्रजभाषा की परंपरागत कृष्ण काव्य धारा की कविताएं लिखते थे, उतनी ही सशक्त हिंदी गद्य रचनाएं भी किया करते थे। हिंदी को विकसित करने के लिए भारतेंदु ने अनेक पुस्तकों का अनुवाद किया और अनुवाद की आवश्यकता पर बल भी दिया। हिंदी प्रेम को उन्होंने राष्ट्र प्रेम से जोड़कर मातृभाषा के विषय में उन्होंने कहा था, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, विन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को सूल। तो ये उनकी ही उक्ति है जो ब्रज भाषा में लिखी गई है मित्रों। साथ ही उनकी कुछ रचनाएं हैं जो हमें यहाँ पे देख लेते हैं। भारतेंदु जी की जो नाटक हैं, विद्या सुंदर, वैदिकी, हिंसा हिंसा न भवत, विशेष्य विस्मोदकम, सत्य हरिश्चंद्र, चंद्रावली, भारत दुर्दशा, भारत जननी, नील देवी, अंधेर नगरी, धनंजय विजय, मुद्रा राक्षस, कर्पूर मंजरी, नील देवी, अंधेर नगरी, चौपट राजा और रत्नावली। काव्य संग्रह जो इनके हैं वो हैं भक्त सर्वस्व, प्रेम सरोवर, कार्तिक स्नान, वैशाख महात्म्य, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, जैन कौतूहल, प्रेम फुलवाड़ी, सस्सई सिंगार, विनय प्रेम पचासा, वसंत होली और विजयनी विजय पताका। इन्होंने उपन्यास भी लिखा है, तो यहाँ पे रामलीला, हमीरहट, राज सिंह, सुलोचना, शीलवती और सावित्री चरित्र लिखे गए हैं। इनकी जो कुछ उपन्यास और कहानी है। इतिहास पुरातत्व तो इन्होंने लिखे हैं कि अग्रवालों की उत्पत्ति, दिल्ली दरबार दर्पण, इनका इतिहास पुरातत्व में ही आता है, कश्मीर कुसुम और चरितावली। निबंध और आख्यान इनके हैं, मदाल, सोपाख्यान। तो यहाँ पे देखिएगा इस टाइप से रचनाएं इस समय पूछी जाती हैं कि बहुत ही डीप जाके पूछ दिया जाता है। और मदाल, सोपाख्यान आपने सुना होगा कि हाँ भारतेंदु युग में लिखा गया है भारतेंदु जी के द्वारा। स्वर्ग में विचार सभा, पांचवा पैगंबर और समाचार पत्रिकाएं हैं, कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन। स्त्री उपयोगी जो रचनाएं पत्रिकाएं हैं वो हैं बाला बोधनी और हरिश्चंद्र चंद्रिका। तो ये है इनके द्वारा लिखी गई
प्रमुख रचनाएं। अब यहाँ पे आपको पता ही होगा कि 34 वर्ष की अल्पायु में 6 जनवरी 1885 में इनका देहावसान हो गया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भारतेंद्र जी के मतलब एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग थी, ठीक है, भारतेंद्र जी से संबंधित। तो चलिए अब हम देखते हैं जो आपका लगा हुआ है दिल्ली दरबार दर्शन में। इस निबंध को पढ़ने से पहले आप लोगों को बताना चाहूँगी, जैसे हमारे बहुत सारे मित्र हैं जो पेड कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वो पूछते हैं कि मैम क्या आप हमें पूरा जो है ये सिलेबस कवर कराएंगी। जैसे दिल्ली दरबार दर्पण है, जैसे निबंध हैं, तो इतने बड़े बड़े निबंध हैं मित्रों, आप लोग खुद सोचेंगे कि जैसे गोदान है, मैलांचल, अगर आप पूरा उपन्यास पढ़ेंगे तो कैसे तैयार कर पाएंगे। तो हम इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, ये हिंट लेंगे कि इसमें क्या दिया गया है। जैसे कोई गद्यांश होता है तो उसके प्रश्न पढ़कर हम ये देखते हैं कि इसका विषय क्या है। उसी तरीके से कोई निबंध है या कोई कहानी है, कोई उपन्यास है, उसके पात्र कैसे, उनकी क्या कैसी, जैसे कोई शहरी वातावरण है तो वहाँ पे शहर जैसे संवाद होंगे, कोई ग्रामीण क्षेत्र है तो वहाँ पे ग्रामीण जैसे संवाद होंगे, है ना, उन पात्रों के अकॉर्डिंग। तो जैसे कोई शहर में है तो वहाँ पे लक्ष्मियाँ या जैसे पात्र बहुत ही कम मिलते हैं, वहाँ पे कुछ मॉडल पात्र मिलते हैं ना, आप देखेंगे। तो उसी तरीके से पूरा जो अगर यहाँ पे देखा जाए कि निबंध जो हैं, तो निबंध इतने 6, 7, 10 पेज के होते हैं, पूरा कवर करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हमें क्या करना होगा, हमें पढ़ना होगा ये कि इसमें क्या दिया गया है, इसकी पहली जो लाइन है, पहली पंक्ति है, वो क्या बताती है, ठीक है। तो उसी तरीके से दिल्ली दरबार दर्पण जो निबंध है, इसमें हमें ये देखना है कि शुरुआत कहाँ से होती है, ठीक है, इसकी क्या मतलब इसमें व्यंग्य किया गया है या क्या लिया गया है, इसका विषय क्या है, ठीक है। तो सब राजाओं की मुलाकातों का हाल अलग अलग लिखना आवश्यक नहीं, इस पंक्ति से जो है इसकी स्टार्टिंग होती है इस निबंध की, क्योंकि सबके साथ वही मामूली बातें हुई। सब बड़े शासनाधिकारी राजाओं को एक एक रेशमी झंडा और सोने का तगमा मिला। झंडे अत्यंत सुंदर थे, पीतल के चमकीले मोटे मोटे डंडों पर राजेश्वरी का एक एक मुकुट बना था और एक एक पट्टी लगी थी जिस पर झंडा पाने वाले राजा का नाम लिखा था, और फरहरे पर जो डंडे से लटकता था स्पष्ट रीति पर उनके शस्त्र आदि के चिन्ह बने हुए थे। झंडा और तगमा देने के समय श्रीयुक्त वायसराय ने हर एक राजा से ये वाक्य कहे, मैं श्रीमती महारानी की तरफ से, श्रीमती महारानी मतलब विक्टोरिया रानी जो है उनका यहाँ उनकी चर्चा की गई है, मैं श्रीमती महारानी की तरफ से यह झंडा खास आपके लिए देता हूँ जो उनकी हिंदुस्तान की राजेश्वरी की पदवी लेने का यादगार रहेगा। श्रीमती को भरोसा है कि जब कभी यह झंडा खुलेगा आपको उसे देखते ही केवल इसी बात का ध्यान होगा कि इंग्लिस्तान के राज्य के साथ आपके खैर खास राजसी घराने का कैसा ढंग संबंध है, वरन यह भी कि सरकार की यह बड़ी भारी इच्छा है कि आपके कुल को प्रतापी, प्रारब्धी और अचल देखें। मैं श्रीमती महारानी हिंदुस्तान की राजेश्वरी की आज्ञा अनुसार आपको यह तगमा भी पहनाता हूँ। ईश्वर करे आप इसे बहुत दिन तक पहने और आपके पीछे या आपके कुल में बहुत दिन तक रहकर उस शुभ दिन को याद दिलावे जो इस पर छपा है। तो मतलब जो विक्टोरिया रानी थी उनको एक राज पदवी मिली थी, राज राजेश्वरी, उसी के आधार पर ये झंडा फहराए गए थे, मतलब उसी समय का ये इसमें वर्णन किया गया है। शेष राजाओं को उनके पद के अनुसार सोने या चांदी के केवल तगमे ही मिले थे। किलात के खां को भी झंडा नहीं मिला, पर उन्हें एक हाथी जिस पर 4000 की लागत का होंदा था, जड़ाऊ गहने, घड़ी, कारचोपी, कपड़े, कामखाव के थान वगैरह सब मिलाकर 25,000 की चीज़ें तोहफे में मिली थी। तो प्रश्न यहाँ पे ये भी बन सकता है मित्रों, बड़ी बात नहीं है, पूछा जा सकता है कि किसको ये चीज़ें मिली थी। तो यहाँ पे आपके जो हैं किलात खां, ठीक है, किलात खां जो थे उनको ये सारी चीज़ें मिली थी, मतलब 25,000 का उन्हें तोहफा मिला था। यह बात किसी दूसरे के लिए नहीं हुई थी, इसके सिवाय जो सरदार उनके साथ आए थे उन्हें भी किस्तियों में लगाकर 10,000 रुपये की चीज़ें दी गई थी। प्रिय लोगों को इस बात के जानने का उत्साह हुआ कि खां का रूप और वस्त्र कैसा था। निसंदेह जो कपड़ा खां पहने थे वह उनके साथियों से बहुत अच्छा था, और भी उनकी या उनके किसी साथी की शोभा उन मुगलों से बढ़कर न थी जो बाजार में मेवा लिए घूमा करते हैं। हाँ, कुछ फ़र्क था, तो इतना था कि
लंबी गाफतीन दाढ़ी के कारण खां साहिब का चेहरा बड़ा भयानक था। इन्हें झंडा न मिलने के कारण यह समझना चाहिए कि यह बिल्कुल स्वतंत्र हैं। इन्हें आने और जाने के समय संयुक्त वायसराय गलीचे के किनारे तक पहुंचा गए थे, पर बैठने के लिए इन्हें भी वायसराय के चबूतरे के नीचे वही कुर्सी मिली थी जो और राजाओं को। खां साहिब के मिजाज में रूखापन बहुत है। एक प्रतिष्ठित बंगाली इनके डेरे पर मुलाकात के लिए गए थे। खां ने पूछा, क्यों आए हो? बाबू साहिब ने कहा, आपकी मुलाकात को। इस पर खां बोले कि अच्छा, आप हमको देख चुके हैं और हम आपको, अब जाइए। ये जो है कौन कहता है? खां साहब कहते हैं। ठीक है, आगे अगर हम पूरा पढ़ें इसको तो उतना ज़रूरी नहीं है, इसमें हम यहाँ आगे देखेंगे मित्रों। जैसे इसको देखते हैं कि 26 तारीख को सबके अंत में महारानी तंजौर वायसराय से मुलाकात को आई थी। ये ताश का सब वस्त्र पहने थी और मुंह पर भी ताश का नकाब पड़ा हुआ था। इसके सिवा उनके हाथ पांव दस्ताने और मोजे से ऐसे ढके थे कि सब के जी में उन्हें देखने की इच्छा ही रह गई। महारानी के साथ में उनके पति राजा शखाराम साहिब और 2 लड़कों के सिवाय उनके अनुवादक मिसेस फर्म भी थे। महारानी ने पहले आकर वायसराय से हाथ मिलाया और अपनी कुर्सी पर बैठ गईं। संयुक्त वायसराय ने उनके दिल्ली आने पर अपनी प्रसन्नता प्रकट की और पूछा कि आपको इतनी भारी यात्रा में अधिक कष्ट तो नहीं हुआ? तो ये पूरा दिल्ली दरबार दर्पण जो है वो महारानी विक्टोरिया रानी के आने पर ही ये यहाँ पे हुआ था। ठीक है, महारानी अपनी भाषा की बोलचाल में बेगम भोपाल की तरह चतुर न थी, इसलिए ज़्यादा बातचीत मिसेस फर्म से हुई, जिन्हें श्रीयुक्त ने प्रसन्न को मन भावनी अनुवादक कहा। मतलब उनको नाम दिया गया मन भावनी अनुवादक। वायसराय की किसी बात के उत्तर में एक बार महारानी के मुंह से यश निकल गया, जिस पर श्रीयुक्त ने बड़ा हर्ष प्रकट किया कि महारानी अंग्रेजी भी बोल सकती हैं। पर अनुवादक मेम साहिब ने कहा कि वे अंग्रेजी में 2-4 शब्द के अधिक नहीं जानती। इस वर्णन के अंत में यह लिखना आवश्यक है कि श्रीयुक्त वायसराय लोगों ने से इतनी मनोहर रीति पर बातचीत करते थे जिससे सब मगन हो जाते थे और ऐसा समझते थे कि वायसराय ने हमारा सबसे बढ़कर आदर सत्कार किया। भेंट होने के समय श्रीयुक्त ने हर एक से कहा कि आपसे दोस्ती करके हम अत्यंत प्रसन्न हुए और तगमा पहनाने के समय भी बड़े स्नेह से उनकी पीठ पर हाथ रखकर बात की। तो ये है। और ये दिल्ली दरबार दर्पण कब लगा था? 1 जनवरी को दरबार का महोत्सव हुआ था। प्रश्न पूछा जा सकता है कि कब? तो 1 जनवरी को। यह दरबार जो हिंदुस्तान के इतिहास में सदा प्रसिद्ध रहेगा, एक बड़े भारी मैदान में नगर से 50 मील दूर हुआ था। आगे बढ़ते हैं तो आप देखेंगे यहाँ वायसराय के सिंहासन के पीछे, परंतु राजसी चबूतरे की अपेक्षा उसके अधिक पास, धनुष खंड के आकार की यहाँ पे जो भाषा लिखी हुई है मित्रों वो समझ में नहीं आ रही है, चबूतरों की ओर बनी थी जो 10 भागों में बांट दी गई थी। इन पर आगे की तरफ थोड़ी सी कुर्सियों और पीछे सीढ़ी नुमा बेंचें लगी थी जिन पर नीला कपड़ा मढ़ा था। यहाँ ऐसे राजाओं को जिन्हें शासन का अधिकार नहीं और दूसरे सरदारों, रईसों, समाचार पत्रों के संपादकों और यूरोपियन तथा हिंदुस्तानी अधिकारियों को जो गवर्नमेंट के न्योते में आए थे या जिन्हें तमाशा देखने के लिए टिकट मिले थे, बैठने की जगह दी गई थी। मतलब सभी को यहाँ जगह नहीं मिली थी। और हाँ, ये 3000 के अनुमान होंगे। गिलाद खां गोवा के गवर्नर जनरल थे। विदेशी राजदूत, बाहरी राजाओं के प्रतिनिधि, समाज और अन्य देश संबंध कौंसल लोगों की कुर्सियों में श्रीयुक्त वायसराय के पीछे सरदारों और रईसों की चौकियों के आगे लगी थी। मतलब ये है, प्रश्न ये बन सकता है आपका कि ये दिल्ली दरबार दर्पण क्यों लगा था? तो विक्टोरिया रानी जो आई थी भारत में, तब ये जो है दिल्ली दरबार दर्पण लगा हुआ था। दरबार की जगह दक्षिण तरफ 15,000 से ज़्यादा सरकारी फौज हथियार बांधे लैस खड़े थे। ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में आप आगे पढ़ेंगे तो यहाँ पे
राजा सिंहासन के चबूतरे के नीचे खड़े थे, तुरई बजाते हुए, और उसके बंद होने पर मुख्य बंदी ने नीचे की सीढ़ी पर खड़े होकर बड़े ऊंचे स्वर से राजाज्ञा पत्र पढ़ा, जिसका उल्था था, मतलब सब उसको संबोधित किया गया था, किसको, महारानी विक्टोरिया को संबोधित किया गया था। ऐसी अवस्था में कि हाल में पार्लियामेंट की जो सभा हुई उनमें एक एक्ट पास हुआ है, जिसके द्वारा परम कृपालु महारानी को यह अधिकार मिला है कि यूनाइटेड किंगडम और उसके अधीन देशों की राज संबंधी पदवियों और प्रशस्तियों में श्रीमती जो कुछ चाहें बढ़ा लें। और इस एक्ट में यह भी वर्णन है कि ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड के एक में मिल जाने के लिए जो नियम बने थे उनके अनुसार भी यह अधिकार मिला था। तो यहाँ पे ये पूछा जा सकता है कि कौन मिले थे, तो ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड एक में मिल गए थे। ठीक है, तो पूरा तो पढ़ना मुश्किल होगा, क्योंकि यदि आपके पास ये PDF है तभी पढ़ सकते हैं, और मुझे लगता है पूरा पढ़ना इतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है, आपको उस पूरे सिलेबस को जानना ज़रूरी है ना, ये है। और बाकी अगर आप पढ़ना चाहें तो इसका PDF आपको हमारे जो है व्हाट्सएप पेड कोर्स में मिल जाएगा, और मैं इसका PDF आपको टेलीग्राम पर भी भेज दूँगी। हमारे विंसर की कचहरी से 28 अप्रैल को 1876 के सन में हमारे राजा के 39वें वर्ष में प्रसिद्ध किया गया, ईश्वर महारानी को चिरजीवी रखे। पूछा जा सकता है ये जो पंक्ति है किस निबंध से ली गई है, कि ईश्वर महारानी को चिरजीवी रखे, तो ये है आपका दिल्ली दरबार दर्पण। ओके, बाकी आगे आप देखेंगे कि वे प्रतिज्ञा लेती हैं। प्रतिज्ञा एक ऐसी महारानी की ओर से हुई थी जिन्होंने आज तक अपनी बात को कभी नहीं तोड़ा, इसलिए हम अपने मुंह से फिर उनका निश्चय कराना व्यर्थ है। 18 वर्ष की लगातार उन्नति ही उनको सत्य करती है, और यह भारी समागम भी उनके पूरे उतरने का प्रत्यक्ष प्रमाण है। इस राज के रईस और प्रजा जो अपनी तो परंपरा के प्रतिष्ठा निर्विघ्न भोगते रहे, और जिनकी अपने उचित लाभों की उन्नति के यत्न में सदा रक्षा होती रही। एक तरीके से ये जो है व्यंग्य ही किया गया है इसमें, ठीक है, और इस दिल्ली दरबार दर्पण पर ये व्यंग्य ही लिखा गया है। आप देखें तो बाकी आप इसको देख सकते हैं, जो चीज़ यहाँ पे पढ़ना चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि अगर हम पूरा पढ़ेंगे तो बहुत ही लंबी क्लास बन जाएगी, और आप इतनी लंबी क्लास सुनना भी पसंद नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस पंक्ति को देखें कि आजकल ऐसी राजनीति के कारण जिनसे सब जाति और सब धर्म के लोगों की समान रक्षा होती है, श्रीमती की हर एक प्रजा अपना समय निर्विघ्न सुख से काट सकती है। सरकार के संभाव के कारण हर आदमी बिना किसी रोक टोक के अपने धर्म के नियमों और रीतियों को बरत सकता है। ये जो उस समय दिल्ली दरबार दर्पण लगा हुआ था उसमें ये सारा कुछ बताया गया था, मतलब तो काफ़ी लंबा है यहाँ पे ये दिल्ली दरबार दर्पण निबंध। इसमें जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो उसमें यही है कि आप इसको देखेंगे तो ये विक्टोरिया रानी जो हैं उनके आने पर ही ये लिखा गया है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा। ठीक है, और इसका PDF आपको मिल जाएगा हमारे व्हाट्सएप पे यदि आप पढ़ना चाहें। बाकी सभी जो भी छोटे निबंध होंगे उनको पूरा कंप्लीट किया जाएगा, लेकिन जो बड़े हैं उनको सिर्फ हम इतना ही देखेंगे कि इसमें क्या, इसका विषय क्या है। ठीक है, तो ये कंप्लीट हुआ यहाँ पे। इसका जो है ईश्वर विक्टोरिया संयुक्त राज्य की महारानी और हिंदुस्तान की राजेश्वरी की रक्षा करे, यहाँ पे ये दिया गया है। इस एड्रेस के समाप्त होते ही नेशनल एंथम का बाजा बजने लगा और सेना ने 3 बार हुर्रे शब्द की आनंद ध्वनि की। दरबार के लोगों ने भी परम उत्साह से खड़े होकर हुर्रे शब्द और हथेलियों की आनंद ध्वनि करके अपनी जी का उगम प्रकट किया। महाराज सिंधिया जी जो है निजाम की ओर से सर लाला रजग राजपुताना के महाराजा की तरफ से महाराज जयपुर, बेगम भोपाल, महाराज कश्मीर और दूसरे सरदारों ने खड़े होकर एक दूसरे को बधाई दी और अपनी राजभक्ति प्रकट की। इसके अनंतर श्रीयुक्त वायसराय ने आज्ञा दी कि दरबार को हो चुका और अपने 4 घोड़े की गाड़ी पर चढ़कर अपने खेमे को रवाना हुए। तो ये पूरा है हमारा दिल्ली दरबार दर्पण। ठीक है,
आप इसको पढ़ सकते हैं और अपना फीडबैक दे सकते हैं कि आपको जो मुझे लगा कि इसके बारे में आपको जानकारी देनी चाहिए। जो फ्रेंड पढ़ रहे हैं, आप चाहें तो गूगल पर सर्च करके पढ़ सकते हैं अगर पूरा PDF पढ़ना चाहें, लेकिन मैं आपको सिर्फ इसकी जानकारी दे रही हूँ कि ये जो है दिल्ली दरबार दर्पण आपका निबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा लिखा गया, और जो इसके बारे में महत्वपूर्ण चीज़ें थी वो मैंने बता दी। इसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा निबंध होगा वो आपका रहेगा भारत वर्षोन्नत कैसे हो सकती, तो इसको हम पूरा पढ़ेंगे, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और इस बार मैं पूरा आपको जो जितने भी निबंध लगे हुए हैं सभी के बारे में यहाँ पे क्लास लेने वाली हूँ। ओके मित्रों, तो इस वीडियो को यहीं पे जो है एंड करेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।